हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और आपका इंग्लिश का दोस्त विनीत कपूर एक बार फिर आपके सामने। वी आर रनिंग अ सीरीज ऑफ कन्वर्सेशनल sentences. I we are going to give you thousands of them. Okay. And there are actually thousands of conversational sentences because all day along we speak English or Hindi or any other language in spoken terms. हम जो ज़बान बोलते हैं, जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो ट्रांसलेटेड भाषा नहीं होती, वो स्पोकन होती है। लाइक वी स्पीक स्पोकन हिंदी, स्पोकन उर्दू, स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन बंगाली और एनी अदर लैंग्वेज। ये बोल चाल की भाषा है। ओके, हम कभी किसी को ट्रांसलेट करके थोड़ी ना बोलते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए कि हम इस भाषा को समझें कि इनको कैसे कहा जाता है, और उसके साथ साथ हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं। ओके, तो अब आज पिछले बार हमने आपको 5 सेंटेंस बताए थे जिसमें हमने आपको अलग अलग तरीके से उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स भी बताए थे। जैसे हमने आपको अगर हमने कुछ चीज़ के बारे में बताया पिछली बार, जैसे हमने लेट का कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि लेट के साथ हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको याद हो। फिर हमने एक पुट का कॉन्सेप्ट बताया था, बेयर इन्फिनिटी बताया था। ये सब कॉन्सेप्ट हम साथ साथ बताते चलेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सो लेट्स कम टू आवर सेंटेंस नंबर 1 टुडे। तो अगर आपने कहना है कि मैंने अपनी, पिछली बार हमने कहा था संपत्ति दांव पे लगा दी है, अगर मुझे कहना है मैंने अपनी सारी जायदाद, सारी संपत्ति बैंक के पास गिरवी रखी है, तो गिरवी रखने के लिए क्या बोलेंगे? मैंने अपनी सारी संपत्ति बैंक के पास गिरवी रखी है, यह है मेरा पहला सेंटेंस। तो मैं इसको कैसे कहूंगा? सो आई विल स्पीक। तो पहले तो मुझे वो वर्ड चाहिए होगा जो मैं इस्तेमाल करूंगा। ओके, सो आई विल से आई हैव। अब मुझे यहां पर ये वर्ड चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे और इसी से कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। ठीक है, बाकी तो सब आसान है। ऑल माई प्रॉपर्टी, ऑल माई प्रॉपर्टी। ओके, एंड देन आई विल से विद द बैंक। ओके, so I have dash all my property with the bank. Now we want a very important word here जिसका मतलब होता है गिरवी रखना। तो आप गैस कीजिए गिरवी रखने के लिए आप क्या लगाएंगे। ओके, सो अगर आपने गैस कर लिया है तो मैं आपको बता देता हूं, हम इसको बोलते हैं प्लेज्ड। ओके, जब आप संपत्ति को गिरवी रखते हैं तो उसको आप कई तरीकों से कह सकते हैं। गिरवी रखने के लिए बाय द वे बहुत अलग अलग वर्ड्स होते हैं। जैसे एक वर्ड होता है प्लेज्ड। गिरवी रखने के लिए एक और इंपॉर्टेंट वर्ड जो जिसका हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है क्या? ये। ओके, MORTGAGED। लेकिन इसको ध्यान से बोलिएगा दोस्तों, इसको मॉर्टगेज नहीं बोलते, इसको बोलते हैं मॉर्गेज। गेज का माने लैटिन भाषा में होता ही है प्लेज। ओके, सो मॉर्गेज रखना यानी किसी के पास गिरवी रखना, किसी को देना। इसी में हमारे कुछ कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। तो आपने अगर ध्यान से देखा हो कि मैंने यहां पर प्लेज का इस्तेमाल किया ना, प्लेज यहां पर एक वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि मैं साफ साफ देख रहा हूं कि मेरे पास यहां पर हैव है, और हैव के बाद अगर हमें वर्ब लगाना होता है तो हम V3 लगाते हैं, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्लेज दोस्तों एक और पार्ट ऑफ स्पीच का काम करता है, और वो क्या होता है? नाउन। तो यहां पर प्लेज एक नाउन यहां तो नहीं, अदरवाइज काम कर सकता है। जैसे प्लेज के एक माने होते हैं कसम, ओथ। ओके, सो प्लेज ऑफ एलिजियंस यानी निष्ठा की कसम, यानी किसी के साथ वफादारी करने की कसम खाना, वो प्लेज कहलाती है। तो प्लेज एक नाउन भी है और प्लेज एक वर्ब भी है। ऐसे ही मॉर्गेज का इस्तेमाल एक नाउन के तौर पर भी कर सकते हैं और एक वर्ब के तौर पर भी कर सकते हैं। अगर मैं यहां पर करूंगा तो मैं यहां मॉर्गेज वर्ब के तौर पे करूंगा। लेकिन जैसे आई टुक अ 5 लाख मॉर्गेज, यानी मैंने 5 लाख का मॉर्गेज लिया, तो बैंक से जो मनी लेते हैं आप कुछ गिरवी रखकर, वो भी मॉर्गेज कहलाती है। ध्यान क्या रखना है? 2 चीजों का ध्यान रखना है इसमें आपने। एक तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, और दूसरा प्रोनाउंसिएशन। और ये हमारे पहले 2 कॉन्सेप्ट हैं। तो ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1। ओके, तो इसमें कॉन्सेप्ट नंबर 1 में आपने पार्ट ऑफ स्पीच इसका ध्यान रखना है, और ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2। तो आज का कॉन्सेप्ट नंबर 2 है प्रोनाउंसिएशन। ओके, तो इसमें आपने किसका ध्यान रखना है? प्रोनाउंसिएशन का। और प्रोनाउंसिएशन भी जरा ठीक बोला कीजिए, लोग इसको बोलने लगते हैं प्रोनाउंसिएशन। इट इज नॉट प्रोनाउंसिएशन, इट इज प्रोनाउंसिएशन। व्हाट इज दिस? प्रोनाउंसिएशन। हाँ, इसको ऐसे बोले सिएशन।
प्रोनाउंसिएशन। तो ये दो कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक आपको बताए। सेंटेंस है एक लेकिन कॉन्सेप्ट्स हैं दो, और ये जरूरी है कि इनके साथ साथ आप कॉन्सेप्ट्स को भी सीखें। ओके दोस्तों, अभी तो मैंने आपको दो वर्ड बताए कि मैंने प्लेज बताया, मॉर्गेज बताया, लेकिन एक और, जब आप गहना गिरवी रखते हैं उसके लिए एक और वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ओके, जैसे उसने अपना हार गिरवी रख दिया, तो मैं इसको कैसे बोलूंगा? ओके, लेट्स फाइंड आउट। तो ये रहा मेरा दूसरा सेंटेंस, शी डैश हर। तो गले के हार को क्या बोलते हैं? ये तो आपको मालूम ही होगा, चलिए बताइए। नेकलेस, या शी डैश हर नेकलेस। और इसके लिए अगेन वी हैव अ वेरी गुड वर्ड, और वो वर्ड क्या है? पॉन। और एक और कॉन्सेप्ट इसी से जुड़ा हुआ। ओके तो दोस्तों, पॉन यहां पर वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है। ईडी फॉर्म लगी है, सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, तो सब्जेक्ट के बाद अगर आएगा तो मुझे सेंटेंस में कम से कम एक वर्ब तो चाहिए ही, और वही है ये वर्ब, ठीक है। लेकिन पॉन का इस्तेमाल हम, और पॉन, आपने अगर चेस खेली है तो जो प्यादा होता है, सिपाही होता है, उसको भी पॉन कहते हैं। पॉन के और भी बहुत सारे माने निकल सकते हैं नाउन के तौर पे। ओ ही इज जस्ट अ पॉन इन द हैंड ऑफ हिज मास्टर्स। वो अपने मालिक का बस एक पपेट है, जिसे कहते हैं ना, उंगलियों पे नचाते हैं जिसको हम, कठपुतली, तो वो पॉन कहलाती है वहां पर। तो पॉन नाउन के तौर पे कुछ और माने देगा, लेकिन पॉन वर्ब के तौर पे कुछ और माने देगा। यहां पर प्लेज कसम हो रहा था, लेकिन यहां पर प्लेज वर्ब के तौर पर गिरवी रखना। तो आप ये देख रहे हैं कि जब जब हम उसकी पार्ट ऑफ स्पीच को चेंज कर रहे हैं, तब तब उसके माने भी बदलते जा रहे हैं, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। तो आपको ये देखना आना चाहिए कि जब कभी कभी क्या होता है कि उसके पार्ट ऑफ स्पीच चेंज होने से उसके माने बदलते रहते हैं। यहां पर प्लेज के माने थे कसम, लेकिन यहां पर प्लेज के माने क्या है? गिरवी रखना, वर्ब के तौर पर। अगर मैं इसको नाउन के तौर पे इस्तेमाल करूं तो प्यादा या कठपुतली। ओके, किसी के हाथ का मोहरा, जिसे मोहरा कहते हैं, तो पॉन। अरे वो तो बस एक मोहरा है उसके हाथ का, इज ओनली ए पॉन इन हिज हैंड्स, ऐसे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहां पर पॉन के माने क्या है? गिरवी रखना, हार को। नो, कई बार क्या होता है कि आपके पार्ट ऑफ स्पीच तो चेंज होते हैं, लेकिन माने चेंज नहीं होते। ओके, तो आपको वो भी आने चाहिए। जैसे अगर मुझे कहना हो, लेट मी गिव एन एग्जांपल ऑफ अलोंग। आप अलोंग का बहुत इस्तेमाल करते हैं। अगर मुझे कहना है वो मुझे साथ लेकर नहीं जाएंगे, वो मुझे अपने साथ नहीं ले जाएंगे, तो मैं बोलूंगा दे विल नॉट टेक मी अलोंग। वो मुझे अपने साथ नहीं ले जाएंगे। ओके, दे विल नॉट टेक मी अलोंग। तो आप ध्यान से कर देखें तो यहां पर अलोंग एक एडवर्ब का काम कर रहा है। ओके, क्या काम कर रहा है? एडवर्ब। सो आई कैन राइट इट हियर, इट इज एन एडवर्ब। ओके, लेकिन along ही एक और काम करता है, और वो है प्रीपोजिशन। और जहां उसके माने नहीं होते, यहां पर भी माने हैं साथ ले जाना, एंड along द वे, रास्ते के साथ साथ। सो देयर वर मेनी ट्रीज प्लांटेड along द रोड। सड़क के साथ साथ या सड़क के किनारे किनारे बहुत से पेड़ लगाए गए थे। ना यहां पर along पार्ट ऑफ स्पीच तो चेंज हो रहा है, लेकिन माने चेंज नहीं हो रहे। ये है आपका कॉन्सेप्ट नंबर 3, कि कई बार पार्ट ऑफ स्पीच में, पार्ट ऑफ स्पीच चेंज होता है, सॉरी, किसी वर्ड में, लेकिन उसके माने चेंज नहीं होते। ओके, एक और हम सेंटेंस इसी का along का देख सकते हैं। ओके, जैसे अगर मुझे कहना कि साथ चल रहे हो कि नहीं, ओके, तो मैं क्या बोलूंगा? कमिंग along और नॉट। साथ आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो भाई? कमिंग along or not। तो मैं ऐसे इस्तेमाल करूंगा। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज along the way। ओके, तो अगर मैं यहां पर लिखता हूं along the road, तो ये प्रीपोजिशन बन जाता है। और ये मुझे कैसे पता चला प्रीपोजिशन है ये? जैसे he was walking along the road, ये प्रीपोजिशन है। यहां पर ये एडवर्ब है, ये क्या है? एडवर्ब। लेकिन ये क्या है? प्रीपोजिशन। और ये है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3, कि एक सेंटेंस, सॉरी, एक वर्ड अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच का काम कर सकता है। ये है हमारा कॉन्सेप्ट। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1, एंड देन वी हैड कॉन्सेप्ट नंबर 2 व्हिच वाज प्रोनाउंसिएशन, और ये है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3। इनको आप साथ साथ पढ़ते रहिएगा। वैसे बाय द वे आपको बताएं, अलोंग के और भी बहुत इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे she'll be along any moment। be along का माने होते हैं आना। अरे वो कभी भी आ सकती हैं, वो कभी भी आ जाएंगी, वो आती ही होगी, she'll be along।
तो बी अलोंग मैंने आना, तो आप इसको बहुत तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज आपको बताते हैं, अगर आपने सपोज ये कहना है, सपोज यू वांट टू से मुझे नहीं लगता कि कल क्लास चलेगी, तो एक तरीका है तो आप ये बोलते हैं ट्रांसलेट करके आई डोंट थिंक, लेकिन आप इसको वर्ड को चेंज करके भी बोल सकते हैं। तो आप कह सकते हैं आई डाउट, क्या बोलेंगे, आई डाउट इफ द क्लास विल, चलने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, क्लास के चलने के लिए, बाय द वे, I doubt if the class will run, and this is important, इसको हम अक्सर tomorrow कह देते हैं, जो कि tomorrow नहीं होता। Okay, it is tomorrow. What is the word? Tomorrow. Yes. तो आपने इसका भी ध्यान रखना है। Now important thing is कि ये डाउट का मतलब यहां पर जरूरी नहीं कि मुझे संदेह है यही बोलें आप, या मुझे शक है। यहां पर शक की बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है मुझे नहीं लगता, यानी शक तो है ही, लेकिन बात कैसे कह रहा है, मुझे नहीं लगता। और इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट आपने ध्यान देने की है कि ये जितने भी मैंने यहां पर आपको ये सेंटेंस बताया, ये सेंटेंस बताया, ये क्लॉज हैं और ये सिंपल सेंटेंसेस हैं, क्योंकि इसमें एक ही क्लॉज है, एक ही वर्ब है। लेकिन आप ध्यान से देखें कि यहां पर दो क्लॉज हैं, एक क्लॉज ये है और एक क्लॉज ये है। So there are two clauses, और क्लॉज की पहचान दोस्तों कैसे होती है, वर्ब से। तो अगर आप ध्यान से देखें कि इसमें दो वर्ब हैं, ये है वर्ब नंबर 1 और ये है वर्ब नंबर 2, और जैसे ही दो, ये है वर्ब नंबर 1, वो है वर्ब नंबर 2, और जैसे ही दो वर्ब हो गए समझो दो क्लॉज हो गए। और अगर दो क्लॉज हो गए तो उसको जोड़ने के लिए कुछ चाहिए, और जो उसको जोड़ने के लिए लगता है उसको हम दोस्तों कहते हैं कंजंक्शन। सो इफ हियर इज वर्किंग एज अ कंजंक्शन, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। ये आप कई बार हमसे कहते हैं ना सर पार्ट ऑफ स्पीच बताते रहिए, तो हम साथ साथ आपको पार्ट ऑफ स्पीच भी बताते रहेंगे, कुछ आपको गुर भी बताते रहेंगे। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट नंबर 4। सो दिस इज आवर कॉन्सेप्ट नंबर 4, जिसमें हमने आपको क्लॉज के बारे में भी बताया। तो क्लॉज की एक चीज याद रखिए, जितने क्लॉज उतने वर्ब, एक कम कंजंक्शन, जितने क्लॉज उतने वर्ब, एक कम कंजंक्शन, बस आपने ये ध्यान रखना है। तो अगर यहां पर मेरे पास दो क्लॉज लग रहे हैं तो दो वर्ब होने जरूरी हैं। एक्चुअली वर्ब से ही पता चल रहा है कि दो क्लॉज हैं, और एक कंजंक्शन होना जरूरी है जो उनको जोड़ेगा। ओके, होप आपको पसंद आया होगा, ये आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आए होंगे और ये सेंटेंसेस भी आपको अच्छे लगे होंगे। तो दोनों नोट कर लीजिए ना जरा, और इनको खूब इस्तेमाल कीजिए, दोस्तों को सुनाइए और थोड़ी अपनी इंग्लिश बेहतर बनाइए। थैंक यू सो वेरी मच, आई होप यू लाइक्ड इट, एंड इफ यू लाइक्ड इट डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।